वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में सूरज का पारा हाई होने का जो ख़त्मी ऐलान है वो कर दिया है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के हीट वेव की लपेट में रहने के हवाले से भी वार्निंग जारी की गई है। और आजकल शदीद गर्म मौसम आपकी सेहत के लिए ख़तरा भी बन सकता है। बाहर निकलते हुए आप लोगों ने एहतियात ज़रूर बरतनी है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये जो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे हीट वेव्स के दौरान फॉलेज की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। दरअसना डायमेंशिया में मुब्तला अफराद हीट स्ट्रोक या फिर हाइपरथर्मिया जैसी जो दर्जा हरारत से मुतल्लिक कैफियत हैं उनके हवाले से भी ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। तो लो लगने की किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, फ़ौरी तौर पर हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं अगर हम घर पे हैं और फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, और इससे बचना कैसे है, हमने इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स को हमने दावत दी है स्टूडियोज़ में। और हमारे साथ डॉक्टर आमिर सलीम मौजूद हैं जो कि चीफ़ कंसल्टेंट सर्जन हैं गंगाराम हॉस्पिटल के और XMS गंगाराम भी रह चुके हैं। और इनके साथ हमें मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी ज्वाइन किया है। बिलाल आपको वेलकम कहते हैं और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब आप इससे स्टार्ट करूंगी क्योंकि ये जो महीना चल रहा है बहुत ही गर्म महीना चल रहा है और आज भी 43 जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की तरफ से वार्निंग दी गई है कि आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा और जिसकी वजह से हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हीट वेव से बचना कैसे है हमने, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी इतना बुरा हाल है, आगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हम कैसे जी सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपके चैनल ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर हमें ये पूरे पब्लिक में और तमाम कम्युनिटी में ये मैसेज आपके चैनल से जाएगा तो डेफिनेटली ये इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे लोग। हाँ। इसका यही है कि जो हीट है ना, हीट स्ट्रोक, हीट वेव, इनिशियली जो ये होता है उसमें होता है हीट एग्जॉशन। अच्छा। उसमें ये होगा कि आपको मसल क्रैम्प्स होंगे, डिजीनेस होगी। बेसिकली आपके 5 आर्गन इफेक्ट हो रहे थे हीट से। अच्छा। जिसमें से 5 आर्गन में आपके ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, स्किन है, लंग्स है। ठीक है, तो ये एक बॉडी का मैकेनिज़्म है कि उस हीट को वो कैसे इसको रेगुलेट करती है। एक जो हमें उस बॉडी के मैकेनिज़्म में टाइम मिलेगा उसमें हम अगर इसे मैनेज कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कन्वर्ट हो जाए हीट स्ट्रोक में। हीट स्ट्रोक ये है कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट 104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से जब इंक्रीज़ करेगा 10 से 15 मिनट में तो ये एक एक्यूट इमरजेंसी है। अच्छा। जिससे कि आपके आर्गन फेलियर होकर डेथ हो सकती है। और ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि जब कोई पेशेंट हीट स्ट्रोक का आपको नज़र आए तो ये ऐसे ही है जैसे कोई कार का, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए तो 1122 को कॉल करें ताकि उस पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। और उस शिफ्टिंग के दौरान 1122 में उसका कूलिंग प्रोसेस भी होना चाहिए। उसके अगर टाइट कपड़े हैं उसको लूज़ किया जाए, गर्म कपड़ों को उतारा जाए और उसके डेफिनेटली आपकी जो एम्बुलेंस है वो AC होगी। ठीक है। हाँ, अगर पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, फेंट हो जाता है तो कतन कोशिश ना करें उसे पानी वगैरह कोई मशरूब पिलाने की। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उससे वो कॉन्शियस नहीं है। वो पानी मशरूब उसके सांस वाली नाली में जा सकता है। ये हर उसको साथ वाले अक्सर हम क्या करते हैं, बंदा बेहोश हो गया, तो पानी पिलाओ, पानी बजाय उसके मैदे में जाने के वो सांस वाली नाली में जा सकता है। पेशेंट अगर वो जो हीट वेव से इफेक्ट हुआ बंदा है, अगर वो कॉन्शियस है तो उसको पानी दें। अच्छा। और इसका एक इलाज सिर्फ यही है कि प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन उस वक्त उसको पानी नहीं देना जब वो अनकॉन्शियस में नहीं देना। ठीक है। तो और उसको सायादार जगह पे ले जाएं। और ये हमारी कम्युनिटी में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम इर्द गिर्द नज़र रखें कि जो हमारे कोई मजदूर हैं, कोई लेबर है, कोई काम कर रहा है, उसको कहीं ये हीट का इफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर वो इग्नोर हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी उसकी डेथ वाकई हो सकती है। अच्छा, थोड़े से हमें साइंस एंड सिम्टम्स भी बता दें। अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है तो उसके क्या अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं ताकि हमें खुद भी उसकी अवेयरनेस हो जाए और जो हमारे इर्द गिर्द देखने वाले हैं उनको भी पता चल जाए। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 5 आर्गन इफेक्ट होते हैं। जब ब्रेन इफेक्ट होगा तो आपका जो कंफ्यूजन हो जाएगी, डिजीनेस हो जाएगी, सर दर्द बहुत होता है, सर दर्द, हेडेक। हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा, हेडेक होगी पेशेंट को। और अल्टरनेट जब इफेक्ट फाइनल होगा तो उसमें ज़्यादा होगा तो वो कोलैप्स कर सकता है, फेंट हो सकता है। ये ब्रेन पे इफेक्ट हो गया।
ब्रेन सिग्नल दे रहा है हार्ट को जी कि जी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसको रेगुलेट करना है। हाँ। तो हार्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेजेगा स्किन में, ठीक है, वहाँ से पसीना आए ब्लड का और वो बाहर निकले, टेम्परेचर कंट्रोल हो। जब हार्ट हमारा ज़्यादा ब्लड स्किन में भेजेगा तो फिर बाकी ब्लड जो है वो कम हो जाएगा। वो किडनी इफेक्ट हो सकता है, अपना जो हार्ट है वो एक लेवल तक तो इफेक्ट करेगा, फिर वो भी थक जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें इस स्टेप से जाने से पहले पहले उसकी हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, सायेदार जगह पे उसको मुंतकिल किया जाए और गर्म कपड़ों से उसको छुटकारा दिया जाए और उस पर सोख कपड़े जो पानी में सोख करके वो डाले जाए। और इसकी एहतियात ये है कि जब आप बाहर निकलें तो आपके ढीले डाले कपड़े हों, लाइट कलर कपड़े हों, और आप तौलिया गीला करके सर पे रख लें, हैट ले लें, छतरी ले लें, छतरी का इस्तेमाल कर लें कि इस तरह के मेजर्स आपने लेने। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपने बाहर निकलना है, अब अलबत्ता तो आप गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब भी करें, बाहर ना ही निकलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा बिलाल, आपकी तरफ आना चाहूँगी, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजाब के? यहाँ बिलखसूस लाहौर की बात की जाए तो हीट वेव के शिकार पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में? बिल्कुल मुनीबा, जो पेशेंट्स हैं अल्टीमेटली वो तो आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 21 से 27 मई तक का जो अल्टीमेटम था वो तो इस वक्त कंटिन्यू है। और कहा यह जा रहा था कि लाहौर में जो जैसे जनूबी पंजाब के जो अजला हैं जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, जितनी गर्मी वहाँ पे पड़नी थी उतनी लाहौर में नहीं पड़नी थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको पता है कि लाहौर में इस वक्त जो टेम्परेचर अभी आपने 43 बताया था, लेकिन जो फीलिंग इस वक्त है वो 47-48 के करीब पहुँची है। तो इसमें अल्टीमेटली जो ओपन एरियाज़ में एक्सपोज होके जो काम कर रहे हैं जो मजदूर तबका, वो तो बहुत ही ज़्यादा अभी भी मुतासिर हो रहा है। तो अभी भी जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो एक हॉस्पिटल है, कल जो कि मैं जिना हॉस्पिटल में था तो वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 25 से 30 ऐसे हैं मरीज़ जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में। अच्छा। और मतलब तो इसी तरह ये जो ऐसे पेशेंट्स हैं, ये एक हॉस्पिटल में अगर इतने पेशेंट होते हैं तो लाहौर में कोई 20 के करीब हॉस्पिटल हैं पब्लिक के बड़े जो हैं। तो इसी तरह अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इशू ये है कि इसमें जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो बीमार अफराद हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और ख़ासकर उनमें से फिर आगे ऐसे पेशेंट हैं जो कि दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, मतलब जिनको कोमॉर्बिड्स हैं, 1 से 2 बीमारियाँ हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। और ऐसे मरीज़ जो कि जिनको ऑलरेडी स्टंट पड़े हुए हैं या मतलब उनका बाईपास हुआ हुआ है या वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, तो अगर आम बंदा को 10 से 15 मिनट में मुतासिर होता है तो 5 मिनट में मुतासिर हो सकते हैं, सफोकेशन की वजह से, तपिश की वजह से, धूप की तपिश की वजह से। तो इसमें अल्टीमेटली हमारे लोगों का एक ये इशू ये है कि उनकी जानिब से जो पानी है ना उसको बहुत लाइट लिया जाता है। और हीट स्ट्रोक के, हीट वेव के सीज़न के दौरान अगर सिर्फ आप एक चीज़ पे अमद दरामद कर लें कि आपने जब भी बाहर निकलना है तो हाइड्रेट हो के निकलना है, पानी पीना है। बिल्कुल, आप भी पानी पिए। और मैं मुझे याद आ गया, मैंने भी पानी पिया, मैं इस वक्त चाय पी रहा हूँ, तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है चाय वाला। तो जब तक आप 2 से 3 गिलास पानी पी के निकलें, जहाँ पे जाएं वहाँ से 2 से 3 गिलास आप पानी के पिएंगे, फिर आपकी बॉडी के अंदर ये जो इफ़ेक्ट है हीट स्ट्रोक के, ये नहीं आएंगे अल्टीमेटली, एटलीस्ट कम अज़ कम। तो बीमार अफराद और छोटे बच्चे, इनको बहुत ज़्यादा इस मौसम में फ़ोकस की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है बिला ज़रूरत तो घरों से बाहर निकलना ही चाहिए। अगर निकलें तो इसमें हाइड्रेशन के बाद सबसे अहम जो चीज़ है वो है कैप, सर को ढांप के निकलें। उससे ये होता है कि फिर अगर सर को ढांपा हो, पानी पिया हो, फिर आप साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या चांसेस थोड़े कम है कि आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे या हीट स्ट्रोक आपको हो जाएगा, उसके चांसेस कम होते हैं। तो इसी वजह से ये सारी इंडिकेशन है। लेकिन महकमा सेहत ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया था आज से 5-7 दिन पहले। अच्छा। तो लेकिन मैं ये देख रहा था कि अभी न्यूज़पेपर्स के अंदर या मीडिया के ऊपर कोई इतनी इसकी अवेयरनेस थी वो नहीं की गई। अच्छा। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं जब तक किसी को बेहोश होता देखने ना लेंगे तो उन्होंने मानना नहीं है तो उन्होंने मानना नहीं है कि ये हीट वेव या हीट स्ट्रोक नामी भी कोई चीज़ है। यहाँ पे तो लोग कोरोना नहीं मानते, कोरोना नहीं मानते, उन्होंने कहना हीट वेव, अच्छा ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं जनाब हमारे बड़े तो सारा साल फसलों में, वो खेतों में काम शाम करते रहते थे, वो कोई इशू नहीं। लेकिन वो जब काम करते थे ना तो उनका वाटर इनटेक बड़ा जबरदस्त होता था। बिलाल तब इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती थी, तब ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी तब, अब ये ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। देखो उसमें नहीं, पर सेकंड अहम जो चीज़ है ना, हम लोगों का अभी लाइफस्टाइल बड़ा स्लगिश सा, लेजी सा हो चुका है। आपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ली होगी,
हाँ। मैंने ली नहीं, मैं विदाउट ब्रेकफास्ट यहाँ पे आया हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी हार्मफुल हैं। हाँ। अगर मैं हाइड्रेट अपनी बॉडी को नहीं करूँगा, 2-3 घंटे में अपना ब्रेकफास्ट लेट कर देता हूँ, तो अभी जाके फील्ड में मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ आधा घंटे के लिए, और वैसे ही चक्कर आना शुरू हो तो जाएंगे। यकीनन अल्टीमेटली मुझे फेंट होके मैंने गिर जाना कहीं ना कहीं। तो कल ये इसकी सिम्टम्स मुझे नज़र भी आई हैं। अच्छा। तो कल इसके इफ़ेक्ट की वजह से कल मेरे सर में दर्द रही है, फिर रात में जाके सोया अच्छा सा, मैंने फिर जब डिनर किया, विटामिन लिए, तो फिर जाके जो है स्टेबल होती है आपकी कंडीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि अगर हीट वेव की वजह से या इतनी ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से सर में दर्द बहुत से लोगों के रहती है, इवन दो कि वो घर पे चले जाते हैं, एसी के आगे भी बैठ जाते हैं, लेकिन उनका वो सर दर्द नहीं जाता, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? जी, उसके लिए वो अपना कूलिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करें। ठीक है। क्योंकि जब आपको हीट से ब्रेन इफेक्ट होता है तो उसका एडीमा हो जाता है। एडीमा कहते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है। उसको टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में। मीनवाइल सिम्टम को रिलीव करने के लिए आप सिंपल एक पैराडाल या पैरासीटामोल ले लें और रेस्ट करें। ठीक है। और इसमें ज़्यादा जो है इफेक्ट होते हैं वो एक्सट्रीम एज है, बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और बूढ़े ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। आपने जैसे किया था कि अलामात, मैंने उसकी ब्रेन की आपको अलामत बता दी कि ये आपका जो वर्किंग कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी, कन्फ्यूजन होगी, और इसी तरह जब हार्ट पे आएगा तो आपकी पल्स तेज़ तेज़ चलेगी क्योंकि वो ज़्यादा पंप कर रहा है। अच्छा। और आपको ज़्यादा पसीना आएगा। जब स्ट्रोक होगा तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। वो पसीने आने वाला मैकेनिज्म अब वो फेलियर की तरफ जा रहा है, स्ट्रोक की तरफ जा रहा है। किडनी का ये होता है कि जब किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, किडनी की इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है ऐसे लोगों में जो बेचारे लेबर हैं, मजदूर हैं, पानी ज़्यादा नहीं पीते। इसलिए कहा गया है 8 से 10 गिलास पानी, लीटर नहीं, 8 से 10 गिलास पानी डेली बंदे को ऑन एवरेज लेना चाहिए। सही। और इसके जो मेन आपकी अलामत है ना कि एक आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि आपकी नमकियात बाहर चली गई पसीने के साथ, हमने सिंपल वाटर ले लिया तो और वो नमकियात नहीं, शिकंजी पी ले। शिकंजी पी ले या ओआरएस कहा जा रहा है कि ओआरएस पी ले। ओआरएस सबसे बेहतर है। हाँ, उसमें तमाम मिनरल्स आ जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा आपकी बॉडी को, वो सारे उसमें अवेलेबल होते हैं। इसलिए ओआरएस सबसे बेहतर नेमुल बदल है इसका। तो वो पी ले इस हीट वेव से बचने के लिए और अपने आप को अगर आपने हाइड्रेटेड रखना है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में जो हम जाते हैं, जो हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं अली जान साहब, इनको दोनों मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने भी और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी जो हमारे, क्योंकि पेशेंट तो आ गया हॉस्पिटल में, वो तो बेड पे लेट गया, वार्ड में एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, जो उसके लवाहिकीन साथ हैं वो बेचारे कहाँ जाएं। उनके लिए उन्होंने शेड का अरेंजमेंट किया है और उनके लिए आरामगाहें बनाई हुई हैं और उनकी टीम अक्सर आके विजिट कर रही होती हैं कि यहाँ आरामगाहें जाएँ, वहाँ पे एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं और वहाँ पे वाटर कूलर और आरओ प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल हैं कि बस लगे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इस गवर्नमेंट का। और सबसे बड़ा जो वज़ीर आला साहब ने किया है कि जो पीक आवर्स हैं हमारे 10-11 बजे से लेके 3-4 बजे तक, वो बच्चों की स्कूलिंग टाइमिंग चेंज कर दी और इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास बच्चे काफ़ी स्कूल्स में तो छुट्टियां भी हो गई हैं, समर वेकेशंस हो गई हैं, वो भी ज़रा अर्ली कर दी हैं। ये भी बड़ा अच्छा इक़दाम है उनका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हैंडल किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा जिस तरह बिलाल ने भी बात की थी कि हाइपरटेंशन के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हम लोग तो मुतासर हो रहे हैं जो नॉर्मल है, जो हेल्दी है, लेकिन जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो हाइपरटेंशन के लोग हैं, वो घर में भी हैं अगर, लेकिन उनका बीपी हाई हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो वो क्या कर सकते हैं? जी, वो यही है कि अगर उनको अफोर्ड करते हैं एसी यूज़ करें। ठीक है। एसी और अपनी जो सी वो मेडिकेशन ले रहे हैं और डॉक्टर को फ्रीक्वेंट विजिट करें ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहे। वो इसीलिए इफेक्ट होता है कि जब पंप करता है हार्ट पहले ही कमज़ोर है आपका और वो उस मैकेनिज्म में जब वो आता है को रेगुलेट करना है टेम्परेचर को, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब वो ज़्यादा काम करेगा तो फिर इफेक्ट तो होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है ना, जो दमा के मरीज़ हैं जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं हार्ट के साथ साथ। इसलिए उनको भी अपनी हाइड्रेशन और ये जो अपना बाहर ना निकलें, आउटडोर एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर लें। ये जो 2-3 महीने हैं इसमें बाहर ना ही जाएं और पीक आवर्स में तो ना ही निकलें। बिल्कुल, अगर मजबूरी है तो जैसे अभी
मीडिया में अब दिखाया जा रहा है, आपके चैनल पे भी, छतरी का इस्तेमाल करें। छतरी को हम लोग पता नहीं क्यों नहीं यूज़ कर रहे या क्या है, हैट वाइड ब्रिम वाला हैट ले लें, वो नहीं हम यूज़ करते हैं। आप देखें बाहर यूरोपियन कंट्री में हर लड़की, बच्चा, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी सेहत को। मगर यहाँ है कि हर बंदे को हम रिक्वेस्ट करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कोई एक दफ़ा छतरी पहन लें, छतरी लेके बाहर निकलें, एग्जाम्पल कायम कर दें ताकि लोग उनको फॉलो करें। ये ट्रेंड चलाना, इस चीज़ों को अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब होते थे तो वो भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करते थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे लोग फिर उसको फॉलो करेंगे, वो ट्रेंडिंग में आ जाता है ना, लोग फिर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं कि हमारा जो लीडर है या जो हमारा जो आइडियल है उसने कर लिया तो हम भी फिर उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी इनिशिएटिव लेने चाहिए लोगों को की अवेयरनेस के हवाले से। अच्छा, फॉलेज के हवाले से भी जिस तरह मैंने बात की थी, क्या वो भी हो सकता है हीट स्ट्रोक की वजह से? उसके चांसेस हैं मगर इतने नहीं हैं कि, क्योंकि जब आपका ब्रेन इफेक्ट होगा, उसमें एडिमा होगा तो उसमें चांसेस हैं, मगर रिकमेंडेड बुक्स नहीं कहती कि इसमें कोई फॉलेज का कोई, हाँ जी, उसका कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। और जो डायमेंशिया के लोग होते हैं डॉक्टर साहब, क्या उनके लिए भी ये कैफियत जो है ये खराब, ये एग्रावेट हो जाती है, एग्रीवेट हो जाती है, क्योंकि ब्रेन इफेक्ट होगा। कॉग्निटिव एक्टिविटी जो उनसी है ना, जैसे एक मिल में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसमें गर्मी है, तो उसमें वो फाइन मूवमेंट नहीं आएगी, वो इंजरी हो सकती है, वो कोलैप्स हो सकता है, वो गिर सकता है, फेंट हो सकता है। ब्रेन सबसे पहले इफेक्ट होगा, क्योंकि ब्रेन ही तो सारे सिग्नल देने आपको। तो ये इस वजह से आपने अपने ब्रेन का मतलब सर का ज्यादा ख्याल रखना बिल्कुल है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ढांप के रखें। अगर आपके पास छतरी नहीं है, हैट नहीं है, तो कोई कपड़ा, सूती कपड़ा वही गीला करके सर पे डाल के बाहर चले जाएं, अगर आपने किसी सूरत जाना ही है तो पीक आवर्स में। तो आप जैसे गंगाराम में, तो वहाँ पर लोगों की कंडीशन क्या है, किस तरह लोग आ रहे हैं और कितने ज्यादा तादाद में आ रहे हैं? पहले जब ये स्कूल के टाइमिंग चेंज नहीं हुए थे, उससे पहले स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे थे, और उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर मिनिस्टर हेल्थ साहब ने तमाम प्राइमरी सेकेंडरी में भी, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने भी और ख्वाजा सलमान ने भी, उन्होंने कहा कि आप एट लीस्ट कम से कम 10 बेड फिक्स कर दें। अगर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अच्छा ठीक है, ये ना हो कि हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट आए तो हम उसे कह दें कि जी बेड नहीं है, आप अगले हॉस्पिटल चलें, क्योंकि ये तो 10-15 मिनट का ही फ़र्क है। अगर 10-15-20 मिनट में हमने उसको कंट्रोल कर लिया ठीक है, अदरवाइज तो डेथ होने का डर है इसमें। ये बड़ी एक्यूट इमरजेंसी है। तो क्या आप बिलाल, क्या आपको लगता है कि फिर इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, ये वाला जो ये पीक आवर्स या फिर ये वाले डेज जो चल रहे हैं जिसमें वार्निंग जाहिर की गई है? देखिए, इमरजेंसी का बनता नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है ना, ये सबसे अहम है। और जो हमारे नाजरीन इस वक्त हमारे चैनल देख रहे हैं और हम जितनी अवेयरनेस दे रहे हैं, जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एहतियाती तदबीर सिर्फ 2 ही हैं। अपने सर को ढांप लें, अपना हाइड्रेशन बेहतर कर लें और अपनी खुराक बेहतर कर लें। ये 3 पेट भर के अगर आपने खाना खाया हो, अपने पाँव पे खड़े हो, तो आपको थोड़ी सी ये हीट अगर वेव लग भी जाती है ना, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है अपनी इम्यूनिटी पे, अपनी विल पावर पे और हाइड्रेशन पे और ख़ुराक पे किया जा रहा है। साथ ही जो हेल्प आउट कर रहे हैं वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, तो जिसमें सबसे अहम है अपने सर को ढांपना। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि छतरी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ लोग यहाँ पे नहीं करते, कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों को। अब तो किसी ने अम्ब्रेला लिया तो पागल है, अम्ब्रेला लेंगे, बारिश हो रही है तो छतरी पड़ी है। तो ये तो यहाँ पे हाल है। तो इस वजह से इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। लोग जब खुद से समझ जाएंगे ना, एक हमारे यहाँ भी ये है कि लोग जल्दी समझते नहीं। हम इमरजेंसी लगा भी देंगे ना, लग भी गई है इमरजेंसी। इवन तो कोरोना में देखे, लॉकडाउन था तब भी नहीं लोग समझते थे। फिर लोग नहीं समझ रहे थे, तो वो कहते कितने कोरोना भाव। तो यहाँ में लोगों ने कहा नहीं, सूरज तो निकलता ही है, गर्मी है, हमने 30-40 साल 50 साल गुजार लिए यहाँ, तो हमने तो आज तक कभी हीट स्ट्रोक हुआ ही नहीं, तो अब कैसे होगा। तो लोगों को ये नहीं पता कि सिनेरियो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना आ गया है, हमारे ट्रीज़ कम हो रहे हैं, हालात जो है ना सीमेंट्री शहर जो है ये बनता जा रहा है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले लोग खुद अपने आप को समझे, अपनी तबीयत को समझे। जब अपनी तबीयत को समझे कि मैं इस वक्त इतनी धूप बर्दाश्त कर सकता हूँ तो मैं वो काम करूँ, अगर मैं नहीं कर सकता तो ज़रूरत नहीं है। तो इस पर सबसे हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो हमने भी जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में देखा बीमार और बूढ़े लोग ही थे, चांद एक जो छोटे बच्चे थे, अच्छा वो थे, जो अमूमन छोटे बच्चे कम ही मुतासिर होते हैं। हमने भी देखा हुआ है कि जब हम स्कूल टाइम जब हम जाते थे, बसें होती थी, वेंटिलेशन होती नहीं थी, गर्मी शदीद होती थी, लेकिन भारी भरकम बैग उठाए हुए हैं और पसीनों से भरे हुए हैं, मतलब वो लाल तरबूज की तरह होके हम लोग घरों में आते थे।
तो लेकिन बच्चे फिर भी जो है ना चीज़ों को कर जाते हैं, लेकिन जो बीमार अफराद हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं ना, आजकल तो हमारी आपको पता है एक विल पावर तो रह नहीं गई, क्योंकि हमारी खुराकें इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ है, तो हमें निकलते हुए बस 2 से 3 चीज़ों का इख्तियार, एक पानी का ख्याल रखना, दूसरा सर को ढांप के रखना, बिल्कुल आपने यही 2 चीज़ें जिसका, और तीसरा बिलाल साहब माइंड ना करें तो जो लिटरेचर कहता है कि 2 किस्म के मशरूब आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने, चाय है ना जो exactly, बिलाल साहब पी रहे हैं, बिलाल साहब पी रहे हैं, दूसरा अल्कोहल है। अच्छा, हाँ, ये 2 चीज़ें जो है ना आपके इस मैकेनिज्म में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, चाय को और अल्कोहल को। ये तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का भी तो कहा जाता है ना जी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए ना। आप देख लें कि 1 गिलास में 10 चम्मच चीनी के बराबर उसमें होता है। तो किस तरह का मशरूब पिए गर्मियों में? बेहतरीन आपकी जो दही की लस्सी बना लें, दूध की लस्सी बना लें, नमक डाल लें, शिकंजी पी लें, सत्तू पी लें। आप जितना सिंपल अपने रखेंगे उतनी आपकी लाइफ ज़्यादा होगी। जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में आप जाएंगे, डाइट आपकी सिंपल होगी, आपका स्टमक कंफर्टेबल होगा, स्टमक कंफर्टेबल होगा, आप बीमारियों से बचेंगे, आपकी एज बढ़ जाएगी। और जो फ्रूट्स हैं आजकल आए हुए हैं वो भी क्या हमें, फ्रूट तरबूज आजकल आया हुआ है, ये नेमत अल्लाह ताला की। ये देखें आप, इतना कॉस्टली भी नहीं है, वो यूज़ करें आप, ठीक है ना। और लेमन की शिकंजी घर में करें, दही की लस्सी पी लें। हमने ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तो जान छुड़ानी चाहिए, चाय से जान, कितना इंपोर्ट पे पैसा जाता है, ये बिलाल साहब पी जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें पी भी रहे हैं, जैसे बिलाल भी चाय पी रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ अपनी हाइड्रेशन का लेवल अगर मेंटेन रखेंगे तो ये कुछ भी नहीं आपको कहेगा। लेकिन अगर आप हाइड्रेशन नहीं रख रहे हैं तो आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हमारे साथ डॉक्टर आमिर सलीम मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया, तो बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं इस्लाम के हवाले से। और आज क्योंकि जुमे का दिन है और हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ बात की जाए और उसके ऊपर रोशनी डाली जाए जिससे हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और आपकी भी आने वाली ज़िंदगी आसान हो। क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत से लोगों की शादियाँ भी हो रही हैं, और शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है जिसको निभाना कह लें कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है, और आप उसको बड़ी बाखूबी से और खुशगवारियत के साथ भी उसे निभा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो सकता है और बहुत ही बुरे तरीके से ख़त्म भी हो सकता है। तो आज हम उन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पर कि एक अगर आपकी सक्सेसफुल मैरिज है तो उसके अंदर जो आपके रिलेटिव्स हैं, ये जो रिश्तेदार हैं, जो आपसे मुंसलिक लोग हैं, उनका कितना अहम किरदार है, वो आपको किस तरह गाइड कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सास ससुर की शरई हैसियत क्या है, इसके अंदर उनका किरदार क्या हो सकता है, नंद और भाभी की किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उनका एक दूसरे के ऊपर क्या हक है, क्या फ़र्ज़ है, जिसको हम आज एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे अपने इस सेगमेंट पे। जिस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है वो है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, और शादी के बाद वाली ज़िंदगी को। और दूसरा ये कि उसमें हमारे जो इर्द गिर्द के जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका कितना अहम किरदार होता है। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का सब्जेक्ट जो है, अगर इससे हासिल होने वाली रहनुमाई जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाए, और हम इन रिश्तों की हलावत, इनसे बरकत जो है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, तो सिर्फ़ एक घराना ही खुशहाल नहीं हो जाएगा, पुरसुकून नहीं हो जाएगा, बल्कि 2 ख़ानदान और आगे चल के पूरा मुआशरा जो है उससे जो आसानी है वो समेटेगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये जो दीन इस्लाम है, इसमें घराने की इतनी अहमियत है कि वेस्टर्न स्कॉलर जो माहिरीन समाजियात हैं वो ये कहते हैं कि इस दीन को पढ़ने के बाद, इसके अंदर जो अहकामात हैं उनकी तफसील को जानने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि गोया ये घराने का दीन है, यानी ये फैमिली को एड्रेस करता हुआ नज़र आता है। और हम सब जानते हैं कि घराने की बुनियाद निकाह
यानी दो लोगों के दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता है। ज़ाहिरी तौर पर तो ये दो लोग एक दूसरे को इजाब कबूल की कैफियत से गुजरते हुए अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, लेकिन हकीकत में हम ये देखते हैं कि निकाह तो दो लोगों के दरमियान है, लेकिन आगे चल के हमें अंदाज़ा होता है कि ये दो घरानों के दरमियान एक जो है रिश्ता कायम किया जा रहा है। सो जिस तरह मियाँ और बीवी इन दो अफराद जिनके दरमियान ये बराह रास्त रिश्ता है, जैसे उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी में शामिल है कि वो इस रिश्ते का दिफा करें, इसको महफूज करें, इसे खुशगवार बनाएं, इसे अपने लिए भी अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी राहत का फ़रत का ज़रिया बनाएं। बिल्कुल इसी तरह इस रिश्ते के साथ जुड़े हुए जो दो ख़ानदान हैं, उन दोनों के बहुत सारे अफराद पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस रिश्ते के अंदर जो दो लोग शरीक हो रहे हैं, जो इस रिश्ते के अंदर दो लोग अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, उनके लिए ऐसा माहौल फराम किया जाए कि निकाह का ये जो ज़िंदगी का एक प्रोसेस है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, वो उनके लिए आसान हो जाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ने रिश्तों को राहत का ज़रिया बनाया है। सो एक बुनियादी उसूल है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हर नया रिश्ता जो है उसका पहला तकाजा ये है कि हमारी जानिब से उस रिश्ते में जो दूसरी तरफ लोग मौजूद हैं उनके लिए हम राहत का ज़रिया हों, हम उनकी ज़िंदगी में खुशगवारी का एक एहसास जो है उसकी तौर पर उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हों। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त ही उसे ये बताया जाता है कि तुम्हारे लिए उसे तैयार किया जाता है कि एक चांद सी दुल्हन जो है वो तुम्हारे लिए लानी है, और दूसरी तरफ बच्ची को ये बताया जाता है कि ख़ास उम्र में पहुंचने के बाद जब तुम्हारी शादी होनी है तो एक शहज़ादा आएगा और वो तुम्हें ले जाएगा और एक ऐसी आइडियल परियों वाली ज़िंदगी जो है वो तुम्हें मैसर आएगी जिसके अंदर कोई और नहीं होगा, सिर्फ तुम और वो होगे, और उसके बाद सिर्फ खुशियाँ होंगी और कोई चैलेंजेस नहीं होंगे और कोई नापसंदीदा या गैर मुतवक्को बात तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी। नतीजा क्या होता है, वो एक ऐसी फैंटेसी क्रिएट कर दी जाती है। इसका एक फ़ायदा यकीनन है कि लोगों के अंदर इस रिश्ते के हवाले से जो है वो तजस्सुस भी पैदा होता है, कशिश भी पैदा होती है। इसके लिए लोग अपने आप को नौजवान बच्चे और बच्चियां तैयार भी करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जब हमने दुल्हन का इंतखाब करना होता है, अपने घर की बहू का इंतखाब करना होता है या दामाद का इंतखाब करना होता है, तो हम सारे अफराद खाना को बिठा के कितनी तफसील से उसका और उसके पूरे ख़ानदान का तजिया करते हैं, जायज़ा लेते हैं, गोया ऑपरेशन करते हैं, उनकी जो मुस्बत पहलू हैं, मनफी पहलू हैं, उन सब पे बात करते हैं। फिर शादी की तैयारियों के हवाले से कितना एहतमाम किया जाता है, कितनी बारीक बीनी से चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश की जाती है अपने अपने दायरा अमल और वसाइल और माहौल में रहते हुए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान पैदाइश से लेके रुखसती वाले दिन तक एक जो बहुत बड़ी और नुमायाँ कमी मुझे नज़र आती है वो ये है कि दोनों घरानों में ये जो दो अफराद तैयार हो रहे हैं शादी के लिए, उनमें से किसी एक को भी शादी के जो तकाजे हैं उनके हवाले से नहीं बताया गया होता, किसी को भी हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से उस अंदाज में नहीं बताया जाता। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा घराना है जहाँ पर बिलखुसूस बेटों में किसी ने ये बताया हो कि जब तुम्हारी शादी होने जा रही है तो उस एक लड़की के साथ एक पूरा ख़ानदान वाबस्ता है, तुमने उस लड़की का एहतराम कैसे करना है और उसके मुंसलिक लोगों का एहतराम करके उसका दिल कैसे जीतना है। उन सब के लिए इज़्ज़त अफजाई का ज़रिया बनने की सबब उसके लिए अपने दिल में कैसे जगह पैदा करनी है। और लड़कियों के साथ तो मामला ये है कि उनके घर वाले मैके वाले उनको अल्लाह माफ़ करे अब तो इस अंदाज में तैयार करते हैं कि जैसे कोई मैदान जंग में उतारा जा रहा है और अभी से बताया जाता है कि तुम्हारी इतनी नंदे हैं, तुम्हारे इतने देवर हैं, इतने तुम्हारे वहाँ उस ख़ानदान में लोग हैं, और ख़ास तौर पे एक खातून है वहाँ पर जो माँ है और उसने उस बच्चे को तुम्हारे तरफ नहीं आने देना और वो सास है तुम्हारी और तुमने जाती उसके साथ गोया जैसे दो मुखालिफ मुल्कों ऐलान कर देना, जैसे दो मुखालिफ मुल्कों की अफवाज सरहद पे खड़ी हुई एक दूसरे से मोहतात होती हैं और चौकस होती हैं और चौकन्नी होती हैं, तुमने वैसा रहना है। अच्छा। अब आप खुद सोचिए कि जिस मुआशरे के अंदर बेटियों के ज़हन में पहले से ये बात डाल दी जाए और फिर जो आपके सास और ससुर हैं वो आपके लिए एक चैलेंज है आपकी लाइफ में, और पहले ही बता दिया गया कि ये आपकी ज़िंदगी में रुकावट इन्होंने बनना है, आपने इनके साथ डील करना है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि फिर सोशल मीडिया के ज़रिए और बाकी ज़राए से उन्हें ये बताया जाए कि जी सास ससुर की आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि आपका कोई बराह रास्त रिश्ता नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब इसी क्वेश्चन पे मैं आने लगी थी कि ये बहुत ज़्यादा अब इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे भी, इवन दो कि बहुत बड़ी
बड़े बड़े स्कॉलर्स जो अपने आप को कहते हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं, रिनाउंड लोग हैं जो कह रहे होते हैं, जिनकी वीडियोस हमारे सामने आ रही होती है कि सास ससुर की खिदमत करना बहू पर या लड़की पे जिसको आप ब्याह कर लेकर आए उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। अगर वो कर रही है तो ये उसका अच्छा अखलाक है कि वो आपकी खिदमत कर रही है, अगर वो नहीं करेगी तो उसको उसका गुनाह नहीं मिलेगा। बस बहुत सादा सी बात है, दीन फितरत है और इसको इसके फितरी तकाज़ों के और पैमानों के मुताबिक ही इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप ये देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो जो तुम्हें दुनिया में लाने का जरिया बनता है, एक वो जिसने तुम्हें इल्म दिया, और एक वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी या बेटा दिया। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो रिश्ता जिसे बाप जैसा अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, आप खुद सोचिए, बेटे के लिए भी अपना ससुर जो है उसका बाप जैसा है, और जो बहू है, बेटी है, उसके लिए भी उसका जो ससुर है, उसके शौहर का जो वालिद है, वो बाप की तरह है, और बिल्कुल इसी तरह उसकी माँ जो है उसकी माँ की तरह है। अब और फिर एक और बड़ी अहम बात, जो मुहर्रमात का दीन के अंदर निज़ाम मौजूद है, महरम होने का निज़ाम मौजूद है। आप ये देखें कि जो ससुर है वो अगर खुदा ना खास्ता शौहर का इंतकाल भी हो जाए, वो हत्ता कि वो शहीद भी हो जाए, तब भी जो ससुर है वो आपका हमेशा के लिए महरम होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ने उसको कैसी इज्जत वाले रिश्ते के साथ पुकारा है, यानी बाप जैसा है, और फिर खाली बाप जैसा नहीं है बल्कि उसकी हुर्मत जो है वो भी, उसका महरम होना जो है वो भी बाप जैसा है। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि वो रिश्ता जिसके अंदर आप यानी इतनी कुर्बत का आप पर वो रिश्ते की जो है ना, अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत अता की है, तो उस नेमत के शुक्राने के तौर पर उस नेमत को की हिफाजत के लिए फिर कुछ तकाजे भी तो होंगे ना, जो आप पर जिम्मेदारी की शक्ल में आप पर पूरे आते हैं, और फिर आपने उनको पूरा करना होता है। और फिर एक और बात, अगर मैं अपने गिरदो पेश में मौजूद कोई ज़रूरतमंद खातून जो बेबस है उसकी खिदमत करूं, या कोई खातून जो बच्ची है, लड़की है जो नई शादीशुदा है, वो अगर उस मोहल्ले के अंदर मौजूद किसी एक जिसे कहते हैं ना लाचार खातून की खिदमत करे, तो क्या उसको उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर वो मुसलमान है तो फिर कई गुना और बढ़ जाएगा। अगर वो मुसलमान होने के साथ साथ खूनी रिश्तेदार है कोई, तो फिर और बढ़ जाएगा। तो जब सारे रिश्तों में इतना है, तो फिर आप तसव्वुर करें कि जो हुर्मत के रिश्ते हैं उनमें से जब अगर किसी की खिदमत करेंगे तो सवाब का मामला कितना कई गुना बढ़ जाएगा। और दूसरी एक और बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत पसंद भी फरमाया और इसकी बहुत तलकीन फरमाई कि बेटियां भी और बेटे भी, यानी शौहर और बीवियां दोनों जो हैं तबकात, अपने जो अज़वाज हैं, यानी बीवी जो है वो हर उस काम को करने की कोशिश करे जो शरीयत के दायरे में जिसकी इजाज़त है, और जो उसके शौहर के दिल को जीतने का ज़रिया बन सकती है। बिल्कुल इसी तरह तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खातून शाम के वक्त अपने शौहर के कारोबार या मजदूरी करके वापस पलटने पर अपने आप को संवारती है और तैयार करती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका दिल जीतने के लिए किए जाने वाले इस अमल पर भी उसको अजर अता फरमाता है। आप खुद सोचें कि अगर इस सिंगार के ऊपर और अपनी बनावट के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजर मिलता है सिर्फ इस नीयत की वजह से कि इससे उसका शौहर जो है वो खुश हो रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि किसी भी शख्स के लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है कि उसकी बीवी जो है उसके वालिदैन के लिए खिदमत का जरिया। और मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से एक और बात कहूँ, यकीनन क्योंकि वो एक घर के अंदर रह रहे होते हैं अक्सर औकात, इसलिए अफराद खाना होने के हवाले से भी तो एक हक है ना आपके ऊपर। यानी अगर आप एक घर के अंदर रह रहे हैं और उन पर कोई मुसीबत परेशानी है, तो उसकी भी तो उसकी निस्बत से भी तो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप उनकी ज़िंदगी में आसानी का जरिया बने। यकीनन ये बहुओं के लिए तो है ही है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो दामाद हैं उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि अगर उन्हें कहीं मौका मिले और सूरत हाल ऐसी हो कि उनके जो सास और ससुर हैं, यानी उनकी बीवी के वालिदैन किसी ऐसी हालत में है कि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है, तो पूरी फराख कल्बी के साथ, जैसे आप अपनी बीवी से तवक्को करते हैं ना कि वो आपके वालिदैन की खिदमत करे और आपके दिल को ठंडा करे, बिल्कुल आपको भी उस मौके को गनीमत जानते हुए और अल्लाह की तरफ से वो सारी बशारतें और वो जो इनामात है उनका उम्मीद नहीं यकीन रखते हुए उनकी खिदमत की तरफ आपको जाना चाहिए। जब दोनों तरफ से इस तरह की मोहब्बत होना शुरू होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर एक दर्जा ऐसा आना शुरू हो जाता है कि फिर आपके दरमियान ये तकसीम खत्म हो जाती है कि ये आपके वालिदैन है या आपकी ज़ौजा जो है उसके वालिदैन है। सो जब ख़ानदान इस अंदाज में मोहब्बत पर आपस में ताल्लुकात उस्तवार करना शुरू करते हैं, तो फिर जो छोटी छोटी रंजिशें होती हैं, कहीं छोटी मोटी अक्ल होती है, उसको इग्नोर करना आसान हो जाया करता है। और फिर इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो बेटियों के वालिदैन हैं शायद उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, उनके मैके के जो लोग हैं, बड़े भाई हैं,
ख़ास तौर पे उनकी नंदें और उससे भी एक दर्जा आगे बढ़ के यानी जो उनके भाई हैं वो और पूरा घराना मैके वाला, उन्हें चाहिए कि अपनी बेटी को यानी बार बार इस बात पर जो है उसका ज़हन साजी करें कि जैसे अपने घर के अंदर तुम्हारी अपने सगे बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ राय हो जाता था, जैसे आपका अपनी वालदा की तरफ से बाज़ दफ़ा जो है ना आपको दिल खफा हो जाता है, लेकिन क्या होता है, क्या उसके बाद आप उनकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद आप दोबारा शीरो शक्कर होते हैं, उसी तरह आपस में मोहब्बत बहाल हो जाती है। तो ये सारे रिश्ते जो हैं इनको भी आपने इसी अंदाज में आगे लेके चलना है ताकि आप जब इनको अपने वैसे ही रिश्ते फर्का पैदा ना हो, तो जब आप ऐसा समझना शुरू कर देंगे ना कि ये मेरी नंद नहीं है, मेरी बहन है, और ये मेरा देवर नहीं है, मेरा भाई है, ये मेरे सास ससुर नहीं है, मेरे वालदैन है, तो खुद ब खुद ये आपके दिल में उनके लिए और उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा और मोहब्बत बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली है ये सारे मामलात के हवाले से। अब बहुत से लोग हमसे ये भी डिमांड कर रहे थे कि पीर साहब से कुछ वजीफ़े भी पूछे जाएं कि किस तरह का वजीफ़ा आप हमें बताएं कि दुआओं की कबूलियत किस तरह हो सकती है, उस हवाले से क्या वजीफ़ा बताएं, क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है तो उसमें बहुत सादा सी बात है। ये शायद सबसे ज़्यादा वज़ाइफ के ज़ैल में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, और एक फितरी बात है कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल हो और फौरी कबूल हो। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा मोमिन की दुआ जो यकीन के साथ उसने मांग रखी होती है वो कभी रद्द नहीं होती, या फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, या उसको आखिरत के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है, या उससे बेहतर अता कर दिया जाता है। अब आप खुद देखिए कि दुआ मांगना हर वक्त जो है ना वो फ़ायदे का अमल है। इसको ज़्यादा मकबूलियत की यकीनी इसमें अंदर कैसे पैदा की जाए, तो उसका बहुत सादा सा तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो दुआ जो मुझ पर दुरूद पड़े बगैर की जाती है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक कर दी जाती है। सो जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी दुआ सबसे पहले यकीन का दर्जा उसके अंदर होना चाहिए कि आप जिससे मांग रहे हैं वो कायनात का खालिक और मालिक है, वो कायनात में अपनी मखलूक पर सबसे ज़्यादा रहमत करने वाला अता करने वाला रब है, इसलिए उसके दरबार से किसी को नफ़ी नहीं हो सकती, किसी को नो नहीं होती। इस यकीन के साथ जब आप दुआ मांगते हैं और फिर इस यकीन का तकाजा ये है कि जब आपके दिल में अल्लाह का इस किबरियाई के साथ तसव्वुर कायम होता है तो फिर आपके अंदर तहारत का तकाजा पैदा हो जाता है। तहारत और यकीन के साथ दुरूद पाक की छाँव के अंदर जब आप अपनी दुआ अपनी अर्जी अल्लाह के सामने रखते हैं तो यकीनन बारगाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अव्वल और आखिर कसरत के साथ दुरूद पढ़ें। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आया, उन्होंने कहा मैं दुआ मांगता हूँ आप पर एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ, बाकियों पे जो है वो बाकी दुआ मांगता हूँ, कितना पढ़ूं? हुजूर ने कहा और बढ़ा दो और बढ़ा दो, हत्ता कि हुजूर ने कहा अगर तुम सारा वक्त ही दुआ की जगह पे दुरूद पढ़ते तो अल्लाह तुम्हें वो भी अता करता जो तुम्हारे दिल में था, और जो तुमने नहीं सोच रखा था अल्लाह ताला वो भी तुम्हें अता कर देता। तो दुरूद पाक जो है वो दुआओं की कबूलियत का एक यकीन होता है। और वालदैन के साथ उसने सलूक पर भी हुजूर ने ये फरमाया कि जो वालदैन से उसने सलूक करता है अल्लाह उसको भी जो है उसकी दुआओं को कबूल क्या बात है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, और मैं हूँ मुनीबा आसिफ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। जनाब आज का दिन क्योंकि जुम्मे का दिन है, आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का जो पैगाम है ना वो भी हम जुम्मे की मुनासबत से ही आपके साथ शेयर करेंगे। कहते हैं कि वो शख्स जिसका कोई दुश्मन ना हो और सभी उसके दोस्त हों वो मुनाफिक है। और आज हम हज़रत अली के एक कॉल को समझने की, बल्कि इसी कॉल को समझने की कोशिश करेंगे कि वो जिसका कोई दुश्मन ना हो, जिसके सब दोस्त हों, वो मुनाफिक है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? ये बात बिल्कुल बजा है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन आपने आंखें बंद करके यकीन करने से पहले इसे एक दफ़ा समझ भी लेना है तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम अपने आबा व अजदाद की बातों को ना गलत अंदाज से समझते हैं और नतीजतन गलत इक़दामात उठाते हैं। अमूमन लोग इस बात से यही अख़ज़ करते हैं कि हर एक को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इंसान के कुछ दुश्मन भी होने चाहिए, यानी कुछ लोगों से कड़ी मुखालफत भी होनी चाहिए। बात बिल्कुल जायज़ है,
लेकिन इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है और आज इसी पर हम बात करेंगे, वरना हम कभी दुरुस्त नतीजे पर नहीं जा सकेंगे। किसी बात का उसूल समझे बगैर वैसे भी एक दुरुस्त नतीजे पर पहुंचना मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं है। असूल ये है कि आप हमेशा हक़ पर रहें, यानी दीनी अहकामात के मुताबिक जो सच्चाई है ना उसके साथ रहें और रास्ते में आने वाले हर झूठ के ख़िलाफ़ खड़े हों। यानी जब हक़ पर चलने वाले बातिल के साथ इत्तेफाक नहीं कर सकते ना, ज़ाहिर सी बात है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले को कोई मुखालिफ हवाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो इस कॉल से मुराद ये ज़रूर है कि उन मुखालिफ हवाओं से कभी समझौता नहीं करना है, अपने दायरे में रहना है, जो हक़ और सच लगता है उसकी तरफ रहना है। पर उसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि आप उसूल ही फरामोश कर दो। और अगर आप ख़ुद ही ना तो सच्चाई को समझते हो और ना ही रास्तबाजी आपका मकसद हो, तो फिर ये बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है कि आप इस कॉल का सहारा लेते रहें और लोगों को तलकीन करते रहें। वैसे भी ये समझना चाहिए कि आज के इस दौर में दुश्मनी से मुराद ये नहीं है कि आप फ़ौरन लड़ाई झगड़े पर उतर आएँ, बल्कि वक्त के साथ साथ ना मुखालिफत की जो नेचर है, क्योंकि हर चीज़ की नेचर चेंज होती जा रही है, इसी तरह मुखालिफत की नेचर भी तब्दील हो चुकी है। जमहूरियत और इल्म के इस दौर में हम इल्मी और नज़रियाती जो इख्तलाफ है ना वो रखते हैं, ना कि जंगो जदल वाला इख्तलाफ रखते हैं। अखलाकियात और क़वानीन के दायरे को समझते हुए हम महज अल्फाज से अपने हक़ का दिफा बहुत ही बाखूबी से कर सकते हैं। किसी के गले पड़ना या उसके ऊपर टूट पड़ना ये ज़माना बईद की बातें हो चुकी हैं, वो ज़माना गुज़र चुका है। इन बातों को समझते हुए ना इस बात का भी हमें ख़याल रखना चाहिए कि हम महज समाजी पहलू की बात कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो महज हमारी सोसाइटी और हमारे आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाना होता है, ताकि इनमें हम वाज़े रहें और बिला वजह के मसाइल से हम लोग दूर रह सकें। और हमारी इस गुफ्तगू का लब्बे लुबाब भी यही है कि आप दुश्मनी रखें तो हक़ की बुनियाद पर रखें, बिला वजह दुश्मनी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। और दुश्मनी से मुराद इल्मी और नज़रियाती इख्तलाफ होता है। हज़रत अली के इस कॉल से हरगिज़ भी ये मुराद नहीं है कि आप अखलाकियात के दायरे से बाहर निकल जाएं और ख़ुद लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे दुश्मनी का ऐलान करने लगे। आप नज़रियाती तौर पर, अखलाकियात के तौर पर किसी से दुश्मनी या ओपिनियन कहते हैं ना कि आपका ओपिनियन और है, मेरा ओपिनियन और है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं और आप दुश्मन हो जाएंगे। आपके नज़रियात अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। अब ये इसका भी मतलब नहीं है कि आपने ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को निकालना है और आपने उनके सामने ऐलान कर देना है कि आप तो मेरे दुश्मन हैं क्योंकि आपका और मेरी नेचर अलग है या हमारे नज़रियात अलग हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए है। और उन लोगों से भी हमें बचना चाहिए जो हर किसी के दोस्त होते हैं। असल में कहते हैं कि वो किसी का दोस्त नहीं होता, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। तो इसलिए ये भी पहचान रखें, लोगों की भी पहचान रखें कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है, वो आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। आपकी कामयाबी में वो क्या हायल रुकावटें दूर करेगा या मज़ीद उसमें रुकावटों को इंक्लूड करेगा, तो ये भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। तो ये आज का एक सादा सा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब, आप सब लोगों ने, बल्कि हम सब ने एक गाना तो ज़रूर सुना है जिसका नाम है आई टू आई। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज हमने बात भी आई टू आई ही करनी है, यानी कि आइज़ के बारे में, हमारी आंखों के बारे में करनी है। क्योंकि अगर आपकी आंखें सेहतमंद हैं तो आप खूबसूरत नज़ारे जो कुदरत ने हमारे लिए बनाए हैं उनको देख सकते हैं और उनका नज़ारा ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह की आजकल हमारी पुअर डाइट है उसकी वजह से हमारी जो आई साइट है बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। आप छोटे बच्चों को देखें कि उनको बचपन से ही आई साइट की ग्लासेस लगना शुरू होगी। हाँ जी, जेनेटिक एक रोल प्ले करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो डाइट है ना वो भी बहुत
बड़ा रोल प्ले करती है कि आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं। तो आज ख़ास तौर पर हम आँखों के हवाले से ये सेगमेंट जो है वो करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी हमें डाइट लेनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो कि हमारी आँखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं और हमें किसी सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, हमें किसी और ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा अगर हम अपनी डाइट ही बेहतर कर लेते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़हरा मंसूर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। तो उनसे बात करते हैं। ज़हरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हरा, आँखों के हवाले से, आँखों की सेहत के हवाले से हमने बात करनी है और जिस तरह मैं बात करी थी कि जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल कि आपकी आई साइट वीक होती है, लेकिन हमारी जो डाइट है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कितनी रेशियो होती है जेनेटिक्स की और पुअर डाइट की? सबसे पहले मुनीबा, आई हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है आपने भी बताया कि आँखों से ही हम सारे जो हैं चीज़ें देखते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द की ब्यूटी है हम उसको देखते हैं और आँखों का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है तो आप उसकी हिफाजत करें। बेशक। एक तो रोल होता है ना कि आपकी बाय बर्थ जो है वो विज़न जो है वो आपका थोड़ा सा जो है वो नहीं ठीक है या वीक है, वो जेनेटिक्स में चलता हुआ आ रहा है। एक होता है कि आपको बिल्कुल भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विद टाइम आपकी जो है वो प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हुई है और वो प्रॉब्लम डेवलप इस तरह से हुई है कि आपने जो है अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखा। अब ये सिर्फ डाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम जो आइज़ को ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा। अब वो ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, हम अपनी स्किन के ऊपर तो बैरियर्स लगा लेते हैं, जैसे सनस्क्रीन लगा ली और डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं, बट आंखों की हेल्थ का क्या? क्योंकि अच्छा। आंखों की हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बाकी हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। अब आंखों की हेल्थ के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि हम अभी इन फिज़िकल मेजर्स की बात करेंगे, बाद में हम आते हैं कि हम किस तरह से उसको इंटरनली जो है उसकी हम किस तरह से उसको मतलब डाइट लेकर हम उसको बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके अंदर सबसे पहले आता है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमें चाहिए कि हम जो है आंखों के ऊपर जो है ग्लासेस या कोई भी कैप या कोई ऐसी हैट पहने जिससे आंखों को डायरेक्ट सनलाइट मत पड़े। ऑब्वियसली आपने घर से निकलना तो है, आपने काम पे जाना है, आप ये नहीं कह सकते। वैसे तो ये कहा जाता है कि पीक सन आवर्स जो है उसके अंदर ना निकलें, जो कि सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक हैं। मगर जिन्होंने काम पे जाना है, जैसे आप आई हैं, तो वो तो नहीं अवॉइड हो सकता ना, तो उसके लिए तो आप फिर सन ग्लासेस का यूज़ करें एंड देन कैप्स और हैट्स का यूज़ करें, इस तरह से। बाकी अपनी डाइट के अंदर कुछ चीज़ों को हमें शामिल करना चाहिए जो आई हेल्थ को जो है वो बरकरार रखती है और आइज़ को जो है वो ख़राब नहीं होने देती। हमारी आँखें अगर बहुत ज़्यादा टीयरी हो जाएं तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएं तो भी प्रॉब्लम है। तो उसकी एक प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट और केयर की ज़रूरत होती है। जैसे आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप किसी से कंसल्ट करके ही उनको यूज़ करें ताकि वो आपको प्रॉपरली बता दें कि आपका डायग्नोसिस कर लें कि आंखों को क्या इशू आ रहा है। अब ये हम जनरली, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए हम ज़्यादातर बात करते हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन ए, ठीक है, अच्छा। उसके बाद विटामिन सी और फिर ओमेगा 3, अब फैटी एसिड है ये। अब विटामिन ए, सी ये सब हमें सब्जियों, ताज़ा सब्जियों, फलों से मिल जाता है बहुत एम्पल अमाउंट में। आप देख रही हैं मौसम सरमा के कितने सारे फल हैं, वाटरमेलन है और फिर उसके अलावा आड़ू आ गया है, मेलन है, फिर डिफरेंट और फल हैं जैसे एप्पल है। फिर सब्जियों की तरफ आ जाएं, पालक है, फिर टमाटर है, इन सब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी आई हेल्थ के अंदर ख़ास तौर पे। फिर उसके बाद ओमेगा 3 हमने कहाँ से लेना? हाँ जी, वो कहाँ से लेना? ओमेगा 3 हमें नट से मिलता है, एग से मिलता है, ये सब भी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे अब नट्स की बात की आप, नट्स में कहा जाता है कि जी बादाम खाएं, आपकी जो आंखों की आई साइट के लिए, बिनाई के लिए बहुत अच्छा है, तो वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, फ़र्क तो पड़ता है आपको। वो चीज़ को आप कहते हैं ना, एक तो आपके पास आ गई ना जेनेटिक्स से, ठीक है, बाद में आपने उसकी केयर करनी है, ऑब्वियसली प्रिकॉशनरी मेजर्स भी तो आपने और लेने हैं आपने उसकी हिफाजत करनी है, और उसके लिए आप बादाम इस्तेमाल करें। अब
ये नहीं है कि बादाम जो है डायरेक्टली आंखों को जाके कोई फ़ायदा दे रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी के अंदर बादाम में ओमेगा 3 है? जी बिल्कुल है, आपको लेने चाहिए नट्स, और नट्स की क्वांटिटी डिसाइड कर लें। ये नहीं कि जब आप बैठे हैं तो आप नट्स को किसी क्रैकर की तरह जो है वो खाना शुरू कर दें। नट्स का यही होता है कि आप उनका एक पोर्शन साइज़ है, हर बंदे का डिफरेंट होगा, अपने हैंडफुल ले लें और उसको आप किसी पैकेट में डाल लें, किसी बॉक्स में डाल लें, और अगर आप उसको डिवाइड करके थ्रू आउट डे खाना चाहते हैं, यू कैन एंजॉय दैट। और लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ज़ारा, तो लोग कहते हैं कि ऑलरेडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम नट्स खाएंगे जिसकी तासीर भी गर्म है, तो हमें पिंपल्स हो जाएंगे, एक्नी हो जाएगी, तो हम फिर गर्मियों में नहीं खाएंगे, हम सर्दियों में इसका इंटेक अच्छा करेंगे। एक और बात मुनीबा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो लोग कहते हैं ना कि तासीर इसकी गर्म है, इसकी ठंडी है, बेसिकली किसी चीज़ की तासीर नहीं होती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि नहीं, शायद कुछ लोग डिनाई भी करें, चीज़ की आपकी बॉडी की होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो उस चीज़ को कैसे रिसीव कर रहा है और रिएक्ट कैसे कर रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। अब कुछ लोगों को अंडा सूट करता है, वो हर रोज़ खा सकते हैं, कुछ लोग नहीं खा सकते। अब अंडे का फॉल्ट नहीं है या अंडे में मसला नहीं है, मसला आपकी बॉडी की टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी की हीट इमिशंस है, आपके डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं, हर बंदे की एक बॉडी टाइप होती है। कुछ लोगों की बॉडी टाइप बहुत हीट एमिट करती है, ठीक है, कुछ लोगों की नहीं करती, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो एक अलग टॉपिक है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, वो आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी नहीं। और जहाँ तक आपने नट्स की बात की, वो आप ये नहीं कि अगर आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, यू कैन इनकॉर्पोरेट देम इन सम डाइट, मतलब आप किसी किस्म की डाइट के, जैसे आप सुबह चिया सीड्स या ओट मील खा लें, और उसके अंदर आप उनको स्प्रिंकल कर लें, तो वो एक अलग जो है आपको एक अच्छी सी रेसिपी भी मिल जाएगी। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप ओवरनाइट, क्योंकि अब सर्दियों के दिन चले गए हैं, अब गर्मियों के अंदर ना लोग चाहते हैं कि हम सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा ठंडा करें। तो उसके अंदर मैं उनको कहती हूँ कि आपका जो नट्स और उसका पोर्शन है ना, वो आप अपनी रात को जो चिया सीड पुडिंग या आप अपने ओट मील की पुडिंग बना के रख को फ्रिज में रख दें, और उसके ऊपर जो है सुबह गार्निश करके खा लें, तो वो उनको अच्छा भी लगता है, इजी टू मतलब उनके लिए इजी होता है कि उसको खा भी लें, और उनके अंदर उनकी वो नट्स की पोर्शन भी चला जाता है। और बच्चों के लिए ये है कि आप बच्चों को पाउडर की फॉर्म में दे दें, जैसे कोई मिल्क शेक या कोई स्मूदी बना के दे रहे हैं, तो उसके अंदर आप डाल लें, जैसे कि आलमंड का, और उसके अलावा मिश्री, बच्चों के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी हैं, तो उसका, और साथ सौंफ का ये पाउडर बना लें, तो वो बहुत अच्छा होता है। डाल के दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं। बच्चे अगर बड़े हैं वो वैसे भी एज अ पाउडर भी खाना चाहते हैं, तो वो खा सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को, जो बच्चे आते हैं मेरे पास, जो मदर्स आती हैं, जैसे कि वो पढ़ाई के अंदर वो चाहती हैं कि वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, और हाइट के लिए आते हैं, या जो डिफरेंट इश्यूज़ के लिए, तो मैं उनको मैजिक पाउडर, इसकी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स अप एंड डाउन करके हर इंडिविजुअल के मुताबिक, तो वो ज़रूर उनको देती हूँ। उसमें ये होता है कि बच्चों, माओं को पता होता है कि एक अच्छा जो है ना क्वालिटी चीज़ हमारे बच्चों की डाइट में जा रही है, ना कि मैं कहूँ कि आप कोई उनको, आजकल आपको पता है ना प्रोटीन बार्स निकली हुई हैं, वो पेरेंट्स आके कहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो दे दें। तो मैं कहती हूँ ठीक है, वो भी एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी तो है, एक्सपेंसिव है। और दूसरा ये है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, और हम प्रिजर्वेटिव से थोड़ा थोड़ा पीछे अपने आप को जितना करते जाएं उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। फिर आ जाती है बात कि अब आपने इस चीज़ को, अब कुछ अप्लाई भी करने की बातें होती हैं ना, जैसे कि आपने अपने फेस के ऊपर मास्क लगाते हैं लोग, आपने देखा है, हम पुरानी वीडियोस देखते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, उसके अंदर स्किन पे मास्क लगा के आंखों पे खीरा लगाया हुआ है, या टमाटर रख लिया, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट के लिए आपको अपनी आंखों को एक रिलैक्सिंग टाइम ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन कौन कौन से, अब जैसे गर्मियों के मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, उनमें कौन सा सबसे बेहतर है जो आंखों के लिए है, जिसमें विटामिन सी भी है, ए भी है, ई भी हमें मिल रहा है? हमारे सारे फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल से रिच हैं। अच्छा, हम सारे फ्रूट्स को एंजॉय करें।
जितने इतने रंग बिरंगे फ्रूट आए हैं, जैसे आड़ू आया हुआ है, वाटरमेलन आया हुआ है, टमाटर आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आप टमाटर अपनी सैलेड में यूज़ करें। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हम आंखों की हेल्थ से रिलेटेड कि स्विमिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ जाता है इन समर्स, क्योंकि लोग कहते हैं कि बच्चों को अब समर कैंप शुरू होंगे, बच्चों की स्विमिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब पानी के अंदर होता है क्लोरीन, तो मेक श्योर करें कि जब आप बच्चों को स्विमिंग पूल में लेके जाएं तो उनको जो है गॉगल्स ज़रूर पहनाएं, वो जो स्विमिंग गॉगल्स होती हैं। उससे ये होता है कि बच्चों की आंखों के अंदर वो क्लोरीन वाला पानी नहीं जाता, इन कांटेक्ट नहीं आता, उससे भी आंखों की जो है ना ड्राइनेस होती है और आंखों के ऊपर जो है वो असर आता है। तो इससे भी आपने बचना है कि अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है और साथ साथ ये जो एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा कौन कौन सी ऐसी आदत हैं हमारी खाने की जिसकी वजह से हमारी आई साइट वीक हो रही होती है? कोई ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, खाने से इतना ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। आपने आदत की बात की तो आदत बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह हमारा स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम ने बेहद मुश्किल पैदा की हुई है पेरेंट्स के लिए भी, छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी। आप देख रहे हैं छोटे बच्चों में ग्लासेस ज़्यादा लगना शुरू हो गई हैं बिकॉज़ वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और बहुत करीब से देख रहे हैं बच्चे, और उनके ऊपर कोई चेक इस तरह से नहीं है कि इतनी देर आपने यूज़ कर लिया है स्क्रीन तो अब आप वेट करें। एक मुनीबा एक रूल है 20-20-20। इसमें यह है कि आपने 20 मिनट्स अगर स्क्रीन यूज़ कर ली है, ऑब्वियसली सब लोग इंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग काम के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं ना। अब 20 मिनट्स आपने अगर देख लिया है ना तो 20 सेकेंड्स के लिए आपने ब्रेक लेना है। सही। और 20 फीट दूर चीज़ को जो है ना आपने देख के फोकस करना है, सो दैट आपकी आंखों को एक रेस्ट मिलेगा और वो जो इतना ज़्यादा फोकस करी थी अपने क्लोजली वो दूर देखेगी तो उसको एक उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और ये बहुत छोटी सी एक मतलब विद इन अ मिनट आपकी ये एक्टिविटी हो जाती है, पर इसको करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आपकी आंखों की हेल्थ, अब कुछ लोग होते हैं जैसे आप बैठी हुई हैं स्क्रीन और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने फोकस रहना है और मतलब आपने अपने आप इतना ज़्यादा नहीं दूर देख सकती, मगर आपके लिए भी है नहीं है। हाँ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप भी जो है 20-20 रूल को जो है ना वो अप्लाई करें, फॉलो करें। हाँ, उससे ये है कि आपकी आई हेल्थ जो है, अब एट द एंड ऑफ द शूट ऐसा होता है कि हम आंखें जो है ना बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए और कहते हैं ओहो अब आंखों को सुकून मिला, वो इसलिए बिकॉज हम बीच में ब्रेक नहीं लेते, मतलब अपनी आंखों की एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा डाइट के बारे में थोड़ा सा बताएं। जिस तरह हमने नट्स की बात कर ली है, हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की भी बात कर लिए, आजकल सीड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं जिसका इंटेक करके ये बेहतर है आई साइट के लिए? जो ओमेगा 3 मैंने आपको बोला है ना फैटी एसिड, ये सीड्स में भी मौजूद है, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, अच्छा, सनफ्लावर सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इन सब में भी होता है और आप इन सब को भी अपनी डाइट के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते बिल्कुल हैं। करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा ना सोशल मीडिया पे भी आपको पता है कुछ चीज़ें वायरल हो रही होती हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा है, तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की ही वो खातून है, एक्ट्रेस हैं। अब वो ये कह रही थी कि जी नारियल पानी पीने से ना आपके बच्चों का रंग जो है चेंज हो जाता है, आंखों का रंग चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि जी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने उस दौरान नारियल पानी पिया है, कोकोनट वाटर पिया है, तो उसकी वजह से मेरे जो बच्चे हैं ना उनकी आंखों का रंग जो है ना वो ग्रे ब्लू है। तो वाकई ऐसा है? मुनीबा, ये बहुत मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ये सुना है। अच्छा। कि आंखों का कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये सब जेनेटिक होता है, आपकी फोर फादर्स में या उससे भी पीछे कहीं से चलता आ रहा होगा, ऐसे नहीं होता। आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह पॉसिबल है कि आप किसी एक्सटर्नल फूड से जो है आप आंखों का कलर या इस तरह की चीज़ चेंज कर लें, क्योंकि ये इट डजंट मेक सेंस टू मी। आप हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, बट आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट कि आंखों का रंग जो है वो नारियल पानी पीने से जो है वो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मदर ले रही हैं। ये सब जीन्स के ऊपर होता है। आपको अपने फोर फादर्स, उन पेरेंट्स दो है ना, मतलब उनमें से
किसी एक की भी साइड के ऊपर से आप वो जीन जो है वो पिक कर सकते हैं, में आ सकता है। ये इस inherited। तरह नहीं है कि आप कोई भी चीज़ खाएं और उसके थ्रू जो है ना आपके बच्चे का रंग चेंज हो गया या आंखों का रंग चेंज हो गया। अच्छा, वी माइट बी रॉन्ग, क्योंकि हमारी इतनी रिसर्च इस पे नहीं है, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, बट अगर है तो कोई हमें तो बहुत अच्छा है। हाँ, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो हमें कोई इन्फॉर्म कर दे तो वी आर ओपन फॉर कि हम लोग भी ये कर सकते हैं। चले जी, ज़हरा मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। ज़हरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे आंखों की सेहत के हवाले से कौन कौन सी हमें डाइट लेनी चाहिए उससे मुतालिक। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।